नमस्कार। आपके साथ मेरी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात शुरू करने के पहले आपसे यही आग्रह करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जब तक आप हमारा साथ, समर्थन, सहयोग नहीं करेंगे, आपके पास सही चीज़ और सही विश्लेषण पहुँचा पाने में हमको कठिनाई होगी। तो ये आग्रह हमारा है, ये निवेदन है, आप इसे करिए, बहुत अच्छा लगेगा। हम आपके पास लगातार पहुँचते रहेंगे सही विषय वस्तु को लेकर के। तो आज हम आपसे बात करते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट, कहा तो जाता है ये जातिगत गणना, लेकिन ये प्रचलित हो गया है जातिगत जनगणना। इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे अखबार, मीडिया के लोगों ने बहुत सारे तरह के विश्लेषण किए होंगे, आपने देखा भी होगा। लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा अलग हट कर के बात करूँगा। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? मैंने ही आपसे बात की थी थोड़े ही दिनों पहले, अभी एक अंक में मैंने आपसे चर्चा की थी कि कमंडल के जवाब में मंडल को उभारने की राजनीति बिहार में हो रही है। कैसे? जातिगत जनगणना के लिए नीतीश कुमार सरकार ने तेजस्वी यादव के साथ जाकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रतिनिधिमंडल में अपनी मांग रखी थी और ये कहा था कि हम इन्हीं के कहने पर तो आए हैं। उसके बाद से बहुत सारे, गंगा में बहुत पानी बह गया, राजनीतिक समीकरण बहुत बदल गए, लेकिन जातिगत जनगणना इन्होंने कराने की ठानी थी और वो उसका उद्देश्य, चाहे मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने अदालती हथकंडों के बीच अदालत की रोक के बावजूद ये कराते रहना जारी रखा। और अब जब उसका फैसला आ गया अदालत से, तब इन्होंने उसकी रिपोर्ट फटाफट सार्वजनिक करने की सोची। रिपोर्ट में बहुत सारे तथ्य हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा। जिन दबी कुची जातियों को लेकर के रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और जिनका अनुपात इसमें दर्शाया गया है, तो क्या उनके साथ न्याय की विसंगति हुई? क्या उन्हें न्याय नहीं मिला? और न्याय नहीं मिला तो रोका किसने? 17 सालों से आप सत्ता में हैं, उसके पहले आपके बड़े भाई की सरकार थी। तो कुल मिलाकर के अगर कहीं विसंगति है, किसी की हकमारी हुई है, किसी की जेब नहीं भरी गई, उनके साथ अन्याय हुआ, तो जाहिर तौर पे ये फिर उंगली आप ही के ऊपर उठती है, आप ही के दामन पर उठती है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा आपसे कि अभी अभी ये दबाव भी बना रहे हैं कि देश भर के दूसरे राज्यों में इस तरह की गणना सरकार करवाए। केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाया जा रहा है। ऐन मौके पर अभी चुनाव हो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उनमें राजनीतिक दल सब फंसे हुए हैं। बिहार में आपने ये डंका पीटने की आवश्यकता क्यों समझी? इसके पहले, थोड़े दिनों पहले से आपने देखा राज्यसभा में जिस तरह से विवाद उठा, उसका उद्देश्य, आप उसकी मंशा आपने समझ ली होगी। उसकी मंशा तो वही है, जातियों को आपस में इतनी विभेद की सीमा तक ले जाओ कि वो खून खराबा तक उतारू हो जाए। इसका फायदा क्या होगा? ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीनिंग मतलब कि जाति के आधार पर मार काट की स्थिति पैदा हो और फिर वो ध्रुवीकरण हो। ध्रुवीकरण उनके पक्ष में, इनके पक्ष में, उनके पक्ष में। अगर उनके पक्ष का मतलब होता है कि जो विरोधी, सरकार के विरोधी पार्टियां हैं, उनके पक्ष में जाने वाले जो हो सकते हैं वो, और आप जिन्हें आकर्षित करना चाहते हैं, जिनके लिए ये सब फसादी बातें की जा रही हैं, ये सब उकसाने वाली बातें की जा रही हैं, वो आपके पक्ष में गोलबंद हो तो बेहतर होगा। उद्देश्य तो यही है। लेकिन ये कितना फायदेमंद होगा, कितना परिणामदायक होगा और इसके नतीजे आपके लिए कितने सकारात्मक होंगे, ये चुनाव आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल तो सूरत वैसी बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात और कहूंगा,
कि बात तो मेरी है, आपसे मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि अब जैसे सांप्रदायिक आधार पे हम उठाते हैं बात को, तो बिहार में ईसाइयों की आबादी को लेकर गणना में रिपोर्ट दर्ज की जो सार्वजनिक किया गया है, वो उस पर भाजपा उंगली उठा रही है। क्यों उठा रही है? और स्वाभाविक भी है। आज ईसाई संगठन, ईसाई समूहों का दावा है कि बिहार में उनकी आबादी 2 लाख है, 2 लाख या उससे ऊपर है। लेकिन आपने जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, सरकार ने जो रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उसमें इनकी आबादी मात्र 75,000 बताई है या उसके आसपास। तो 75,000 की आबादी के दावे सरकार की ओर से गणना में की रिपोर्ट में किए जा रहे हैं, तो ये एक विसंगति है। क्यों है? उनकी दावेदारी, उस समूह की दावेदारी कुछ और है। आपके तो क्या इससे ये बात नहीं होता कि आपने आनन फानन में रिपोर्ट दर्ज की, रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी और गणना के नाम पे, जाति समूहों की गणना के नाम पे कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई, या फिर इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईसाई समूहों में, ईसाई वर्ग में एक खास तरह के लोगों की ही गणना की गई हो, या फिर उसकी रिपोर्ट लेकर के दर्ज कर दिया गया हो? क्योंकि इस तरह की और शिकायतें मिली है। बहुतेरे परिवार शहरों में, महानगरों में, गांवों में, कस्बों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि उनके पास तो कोई सर्वे के लिए पहुंचा ही नहीं, कहीं से कोई जानकारी लेने आया नहीं, रिपोर्ट कैसे बना दी, कैसे जाती है गणना पूरी हो गई, कहाँ से? हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। मेरे पत्रकार मित्रों में से बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे घर कोई नहीं आया, मैंने पत्नी से भी पूछा, मैंने बच्चे से भी पूछा, कोई पूछा तुमसे आके? कैसी गणना हुई है? किस तरह की रिपोर्ट हासिल की है सरकार ने? उद्देश्य क्या है? समझ में तो आ ही जाता है। बस चुनाव आने वाले हैं, हम जातीय टकराव की सूरत पैदा करें और इतनी हद तक कर दें कि लोग आपस में मरने कटने को तैयार हो जाए, इसका हम ध्रुवीकरण कराएंगे, इससे फायदे उठाएंगे। उद्देश्य यही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बड़ी ईमानदारी से और बड़ी साफगोई से और तथ्यात्मक रिपोर्ट आने, हर किसी को कहने का ये मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी एक को भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि जातिगत जनगणना की टीम उनके यहाँ आई ही नहीं, कैसे रिपोर्ट बन गई? मैं खुद इस बात को कह रहा हूं आपसे, मुझसे किसी ने पूछा नहीं। मैं पटना में रहता हूँ, बिहटा मेरा घर है, मैं वहां भी अपने घर पे किसी ने बताया नहीं कि कोई गणना करने आया था, और यहाँ मेरे घर पे तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे से किसी ने पूछा ही नहीं। मकान मालिक जिनके घर में रहता हूँ, उन्होंने बताया कोई रिपोर्ट नहीं करने आया। कैसे रिपोर्ट हो गई? कैसे हो गया? अब इस खेल तमाशे के पीछे का राजनीतिक रहस्य समझ में आने लगा है। आखिर ये तावलापन सरकार में, इस गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार में क्यों है, ये समझ में आने लगा है। आप भी थोड़ा समझिए, ये मेरे विचार है। आज के अंक में बस हम इतनी ही बात करेंगे जातीय गणना पर। आपसे फिर हम अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल को, आपके साथ मेरी बात को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के अंक में बस यहीं तक हम विराम लेंगे। आपसे फिर कल मिलेंगे किसी और विषय के साथ। नमस्कार।